मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम बात करेंगे वाइब्रो कोलोरी के बारे में। अभी हम कुछ दिनों से बैक्टीरिया के बारे में, एक एक बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी, उनका बेसिक कैरेक्टर और पैथोजेनिसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसकी विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को भी हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो आज हम बात करते हैं वाइब्रो कोलोरी के बारे में। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप्ड में होता है जाकर, और जनरली सॉल्टी वाटर्स या समुद्री जीवों के पाए जाने की संभावनाएं इसमें होती हैं, और बहुत ज़्यादा ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर अल्कलाइन सिटी का एनवायरमेंटल होता है, वाटर होता है, जहाँ पर लोग फिश का खाना यानी कि सी फूड खाना पसंद करते हैं। उस तरह की चीज़ों में इन्फेक्शन काजिंग करता है जाकर। इसकी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन्स होती हैं बैक्टीरिया की जो हमारे अंदर डिसीज़ काज करती हैं। वो एक डिहाइड्रेटिंग टाइप की डिसीज़ काज करती हैं। कंजप्शन, अगर हम सी फूड खा रहे हैं या अनकुक्ड सी फूड खा रहे हैं या इस तरीके के पानी का यूज कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं जाकर मरीन लाइफ के। वाइब्रो कोलोरी का अगर स्पेसिफिकली हम देखते हैं तो ये एक ऐसा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसके एक एंड पे फ्लैजिला पाया जाता है और ओवरऑल बॉडी में पिलाई स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। तो वाइब्रो कोलोरी इज आल्सो ए फैकल्टेटिव एरोब, मतलब ये अकॉर्डिंगली काम कर लेता है, एरोबिक एंड एनवायरनमेंट दोनों में रह सकता है जाकर। अगर ये रिस्पायरेशन भी कर सकता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कर लेता है जाकर। अगर इसको हम इंजेस्ट करते हैं यानी कि हमारे बॉडी सिस्टम में चला जाता है तो डायरिया और वोमिटिंग टाइप की डिसीज़ की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसको फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था जाकर साइंटिस्ट फिलिपो पिसेनी एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक टीम थी कैटालाना, उन्होंने 1854 यानी कि 1854 में रिपोर्ट किया गया। लेकिन सही से इसके बारे में रॉबर्ट कोच ने उनके मरने या उनके बाद 30 साल बाद इस चीज़ को नोटिस किया जाकर। अब हम आते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में, आइडेंटिफाई करते हैं क्या होता क्या है। क्योंकि इसके पूरी बॉडी में फिले स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक बढ़िया सा फ्लैजिला होने के कारण काफ़ी अच्छा मोटाइल इन्वायरमेंट में रह लेता है। कॉमा शेप्ड होता है, हाइलोफिलिक यानी कि एसिडिक यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहने की इसकी प्रवृत्ति होती है जाकर। ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इसको बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है इसका। जब अगर हम इसको लैब कल्चर में आइसोलेट करते हैं तो कॉमा शेप या कर्व शेप में दिखता है, लेकिन अगर हम इसको काफ़ी टाइम के लिए अपने पास स्टोर में स्टॉक में रखते हैं तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखने लगता है जाकर, ये चेंज करता है, कन्वर्ट हो जाता है जाकर। दिस बैक्टीरिया हैज फ्लैजिला आई ऑलरेडी टोल्ड इन वन एंड। बैक्टीरिया कैन टॉलरेट एल्कलाइन, मतलब ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन यानी कि सॉल्टी एरिया में रहने की क्षमता रखता है, और इंटेस्टाइन जो हमारा बॉडी सिस्टम में होती है वहाँ पर एसिडिक होता है, तो वहाँ एक किस तरीके की चीज़ों में रहता है, कैसे अपने आप को मैनेज करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी सिस्टम में टॉक्सिन रिलीज करने से डिसीज़ पैदा करता है। वो हम लेटर डिस्कशन में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव तो नहीं, लेकिन सेंसिटिव होता है ये जाके एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ, और कवर करता है जाकर स्विमिंग। अगर ये स्पीड में देखते हैं, अगर हम इसको नोटिस करते हैं 75.5 प्लस या -9.4 माइक्रॉन्स पर सेकेंड की स्पीड से ये स्विम भी कर लेता है अगर एसिडिक इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट है। अब साइज की बात करते हैं तो 0.5 माइक्रॉन इन डायमीटर में होता है, 0.3 माइक्रॉन एंड 1.3 माइक्रॉन इन लेंथ में होता जाकर ये बैक्टीरिया। अब हम आते हैं पैथोजेनिसिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए। पैथोजेनिसिटी होती ही कैसे है, किस तरीके से कोई डिसीज किसी कारणवश हो जाए, मतलब तुम्हारी बॉडी सिस्टम में कोई टॉक्सिन्स रिलीज हो या कोई इन्फेक्शंस हो, या जिसकी वजह से हमारी बॉडी सिस्टम की सेल्स डेथ होना शुरू हो जाए और हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे या अनरेगुलेट कर पाए, उसे मैनेज न कर पाए, जिसके कारण हमारी बॉडी सिस्टम में फीवर, डायरिया या किसी टाइप की इन्फेक्शन शुरू हो जाए या सिम्टम्स आने लगे, उसे हम पैथोजेनिसिटी का डिफाइन सिंपल वर्ड में मैंने इस चीज़ को बताया जाकर। वाइब्रो कोलोरी के बारे में पैथोजेनिसिटी होता है एक ये अपने आप को इंटेस्टाइन में जैसे गिर जाता है तो इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन होती है, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है तो अपने आउटर सरफेस में एक कवरिंग बनाता है जाकर, आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग्स, जिसकी वजह से वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। इन्हें हम कोलोरोटॉक्सिन्स के बारे में जानते हैं। प्रोफीज प्रोटीन्स होती हैं और इनके कारण हमारी बॉडी सिस्टम में वाटरी डायरिया या राइस वाटर स्टूल डेवलपमेंट होता है। और जो ये कोलोरोटॉक्सिन्स होता है, दो प्रकार की प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ए और बी सब यूनिट बोलते हैं उन्हें।
5 यूनिट और जो बी की होती हैं वो रिक्वायर होती हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट करने के लिए, जबकि 1A सब यूनिट जो होती है टॉक्सिसिटी रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है चल के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक होता है ना सिस्टमेटिकली अपने आप को इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में किस तरीके के साथ अटैच करता है और वहाँ पर ये रेगुलेट करना शुरू करता है अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करके अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करने के लिए। कोलोनाइजेशन ऑफ, क्योंकि वहाँ पर कोलोनाइजेशन किस तरीके से कर रहा है, इंटेस्टाइनल आल्सो रिक्वायर टॉक्सिन रेगुलेट फिलाई, मतलब ये एक प्रोटीन्स मान के चलो जो पिलस होती है उसको बोलते हैं टॉक्सिन रेगुलेट फिलाई, उसके साथ फ्लेक्सिबली अटेपेंडेज करता है उस मेम्ब्रेन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया की और इन स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है वहाँ पर। एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कोलोरोटॉक्सिन और ये टॉक्सिन को रेगुलेटेड प्लस मेडिएटेड टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये दो प्रकार के सिस्टमैटिक वो अपने आप को मैनेजमेंट करने के लिए रिलीज मेडिएट करता है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड हिस्टिडीन काइनेज टाइप की प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स हैं और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये दोनों इस तरीके के साथ वर्क करते हैं एक दूसरे को ताकि बैक्टीरिया प्रॉपरली वहाँ पर अटैच हो सके और स्टेबलाइज कर सके जाकर। एक रिसेंटली स्टडी में पाए गए स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई वाइब्रो कोलोरी TCS, जो ये टॉक्सिन कोरेगुलेट प्लस है उसको मॉलिक्यूल जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके वजह से वो जाके ब्लॉक करते हैं जाकर इसकी प्रोटीन्स को, ताकि इस तरीके की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ना हो। mRNA को ब्लॉक करना कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं और इनहिबिट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वायलेंस एंड कोलोनाइजेशन फैक्टर को। हमारी बॉडी सिस्टम में इस तरीके की एक मैकेनिज्म्स होती है जाकर जो इस तरीके के साथ रेगुलेट करती है। तो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है, कुछ टाइप के एंजाइम्स होते हैं TCS में ENVZ या OMPR दैट अल्टर कर देते हैं जाकर एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स की। इसके आरएनए जो SRNA जो मैंने बताया था स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स के उसके अल्टर करते हैं और ये जो एक और प्रोटीन्स होती है COAR रिस्पॉन्स चेंज द ऑस्मोलरिटी, जिसके कारण एक प्रोटीन्स रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी सिस्टम में ऑस्मोलरिटी और pH वैल्यू को चेंज करती है, जिसकी वजह से वी नीड टू hamper द एक्शन ऑफ द माई बॉडी सिस्टम मैकेनिज्म्स इम्यून सिस्टम्स का। इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ द जो ये COAR इज TCPL which is negatively regulated या एक्सप्रेस मेजर सब यूनिट ऑफ TCS। ये TCP एक प्रकार का सब यूनिट उसका भी है, TC यानी कि टॉक्सिन्स को रिलेटेड सब यूनिट है, उसके साथ बाइंड करके इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है जाकर। When TCPL is bound to the COAR, there is no repression of the TCA molecules leading to increased colonization। अगर वो TCPL बाइंड कर लेता है देयर इज कुछ भी नहीं होता, ताकि वहाँ पर ना तो mRNA आता है जिसके कारण बैक्टीरिया प्रॉपरली कोलोनाइज होना शुरू कर देता है और इसके साथ हमारी बॉडी सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम मान के चलो वो हम पर रहता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता या उसके अगेंस्ट में ये काम करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन्स की टॉक्सिन्स या आउटर मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन्स का रिलीजिंग फैक्टर्स है। Expression of COAR upregulated by the ENVZ OMPR at the pH of 6.5। यहाँ पे इस जो pH लेवल है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रेगुलेट होता रहता है, which is normal pH of intestinal lumen। हमारी बॉडी सिस्टम का एक ल्यूमन का pH इतना ही होता है जाकर, बट लोअर द pH ऑफ दिस, अगर हम इससे कम pH ले जाते हैं वाइब्रो कोलोरी इंटेस्टाइन यूटिलाइज TCP अटैच टू इंटेस्टाइनल कोमर इनवाइट द म्यूक नॉट इनवाइटिंग। मतलब अगर हम लो करना शुरू करते हैं तो ये सारे प्रोटीन्स रिलीज करता है ताकि अपने आप को उस इन्वायरमेंट में स्टेबलाइज कर सके, मैनेज कर सके इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन या म्यूकोसा के साथ अटैच्ड होकर। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेजिंग सिस्टम करता है और उसके बाद ये सिक्रेट करना शुरू करता है टॉक्सिन्स, कोलोरोटॉक्सिन दैट काज द सिम्टम्स ऑन बॉडी सिस्टम। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोलोरोटॉक्सिन, अगर हमारी बॉडी सिस्टम में कोलोरोटॉक्सिन इस तरीके से आता है, A और B सब यूनिट मैंने बताया जाकर अटैच करते हमारी गैंग्लोसिटिक्स जो भी मेम्ब्रेन के साथ एंट्री करता है, वहाँ पर A का रोल क्या होता है, टॉक्सिन्स के साथ करता है और ये फिर रिलीज कर देते हैं जाकर एडेनोसाइक्लेजेज एक एंजाइम्स होता है उसको जाके, उसके द्वारा साइक्लिक AMP रिलीज शुरू हो जाता है, प्रोटीन काइनेज का
मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, फिर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम, वाटर मॉलिक्यूल सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जिसके कारण हमारी बॉडी सिस्टम में एक प्रकार का डिसीज़ शुरू हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन डिसीज़ बोलते हैं या वोमिटिंग डिसीज़ शुरू बोलते हैं जाकर। जब बहुत मात्रा में हमारा साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है कोलाटॉक्सिन्स के साथ, तो एडिनाइल साइक्लेज बिकम एक्टिवेटेड हो जाती है, जीएस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो हमारी बॉडी सिस्टम जो सेल्स के सिस्टम के अंदर जितना भी क्लोरीन है, सोडियम्स है, वाटर मॉलिक्यूल सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और क्योंकि वहाँ की ऑस्मोलिसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी बॉडी सिस्टम में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बॉडी सिस्टम को वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना भी सॉल्ट वॉल्ट सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कॉलरा की बहुत सारी डिसीजेस पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं जाकर, जो कि सिम्टोमेटिक होती हैं, एसिम्टोमेटिक होती हैं। ये टोटली फूड पॉइजनिंग डिसीजेज है। आइदर ड्रिंकिंग वाटर, आप गंदा पानी पी रहे हैं, खाना पीना अनकुक्ड खा रहे हैं, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ इस तरीके के, तो दैट्स। हम अगली स्लाइड में इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स को लेके आएंगे और जितने भी जिस तरीके से इसको टेस्ट करते हैं उस चीज़ को। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।